दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राजन पे। मैं राजन कुमार। हम लोग आज विश्व इतिहास के पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें फ्रांस की राजक्रांति से आगे वाला पार्ट देखेंगे। इसमें हम वैसे फैक्ट को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं। वैसे ही विश्व इतिहास से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं अगर यदि आप बना के आ जाते हैं तो आपके मेरिट बनाने के हेल्प आएंगे। रिजल्ट इससे नहीं रहेगा, इससे मेरिट बनेगा। बनाए नहीं बनाए उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट आपका आने वाला है और इस सब क्वेश्चन करते हैं तो आपका मेरिट बनाने में हेल्प करेगा और टॉप रैंक में आप आइएगा। अतः हम लोग आसान शब्दों में कौन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को याद करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन को याद नहीं करना चाहिए, वो सभी देखेंगे। इसके बाद और 2-3 पार्ट होगा मेरा विश्व इतिहास का। उसके बाद हम लोग जितने भी एसएससी, रेलवे, पीसीएस, ईटीसी एग्जामों में विश्व इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हम देख लेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, फ्रांस की राजक्रांति। जैसे आप लोग को पता है कि फ्रांस में क्रांति हुई। क्रांति के बाद वहाँ पे विभिन्न प्रकार के अधिकारों की घोषणा की गई। क्रांति, कोई भी क्रांति हो, एक बड़ा परिवर्तन का संकेत देता है। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में क्रांति होगा तो वो कृषि के सेक्टर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत देगा। उसी तरह से फ्रांस की राजक्रांति या राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति होगा तो सत्ता का बदलाव होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा और बहुत बड़ी घोषणा होगी। इसके साथ साथ लोगों को कुछ ज़्यादा अधिकार मिलेगा या कुछ ज़्यादा अधिकार छीन जाएंगे। इस टाइप के चीज़ को हम क्रांति का नाम देते हैं। तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को शुरू हुआ। ये बात आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये जरूरी है। ठीक, तो फर्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं इसका। फ्रांस की राजक्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था थी। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को हमको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना हम लोग को जरूर जानना है कि फ्रांस की राजक्रांति हुई तो उस समय आपको फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16वां था। ठीक, और उसी के समय आपको फ्रांस की क्रांति हुई। इस समय सामंतवादी व्यवस्था थी। कहने का मतलब है फ्रांस में जो लोग थे, कुल वर्ग जो था वो 3 पार्ट में बटा था। ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने वास्तिलिन के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदूक को मुक्त कर लिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाने लगी। कहने का मतलब है फ्रांस में राजक्रांति की शुरुआत कब हुई, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिलिन में स्थित कारागृह के फाटक को तोड़ने के बाद में। इसी दिवस को 14 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है फ्रांस में। उसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग को याद करना है। तो यहाँ से आपको क्या याद करना है, तो यहाँ से आपको याद करना है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। ठीक है, और 14 जुलाई को फ्रांस में हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। ये जो आपको समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। कहने का मतलब है फ्रांस की राजक्रांति से ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व आया। कहने का मतलब सभी वो लोगों में समानता हो, सभी को स्वतंत्रता मिलो, सब लोग एक दृष्टि से एक साथ आपस में मिलजुल के रहें। ये फ्रांस की राजक्रांति के दिन है। यहीं से भारत के प्रस्तावना में इसको लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति के दिन है और भारतीय संविधान में इसे अपनाया गया है। ठीक, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में है। ठीक, मैं भी राज हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां की है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक तानाशाही प्रवृत्ति के शासक को यह दिखा रहा है कि मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। मतलब मैं जो बोल दिया वो कानून बन गया, आप लोग उसको पालन कीजिए। अब मैं ही राज हूँ, मेरे अलावा राज नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट अक्सर तानाशाह शासक के द्वारा दिए जाएंगे, जैसे हिटलर हो गए हैं। ठीक, जैसे लुई 14वां हो गए, इस टाइप के मैकियावेली के समय जो शासक थे उनके द्वारा। तो ये आपको मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। ये बात आप लोग लगभग में याद रख सकते हैं, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। राजा की निरंकुशता एवं शिष्टाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पालरमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और वे पद वंश
क्रमानुगत होते थे। इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। इस लाइन के 3 वर्ग थे, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। 3 स्टेट जिसको हम कहते हैं। वास्ट्राय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। इसकी भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वास्ट्राय की संधि आप लोग को याद रहना चाहिए। इसी संधि के द्वारा आपको द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और जर्मनी पर यह संधि थोपा गया। इसी संधि में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुई 16वां 1774 इसमें फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। इसकी भी आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। लुई 16वां की पत्नी मेरी एल्तावानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। बस इतना जानना है कि लुई 16 जो तनसे थे उनकी पत्नी जो थी एतवानेत थी। ठीक, चलिए। राष्ट्र की समाधि वास्ट्राय का भड़कीला राज दरबार था। इसकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। जब फ्रांस में राजक्रांति हुई तो क्रांतिकारियों ने कहा कि लुई 16वां जो है क्रांति को दबा रहे हैं और देश के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या किया गया, क्रांति को दबाने के लिए क्या कर रहे थे लुई 16वां, आपको आस पड़ोस के जो भी देश थे वहाँ से आपको सेना की मदद ले रहे थे। जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, इस यहाँ से। तो इन्होंने क्रांतिकारियों ने क्या किया, इसको देशद्रोह माना और देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां को क्या किया, फांसी की सजा दे दी गई। ठीक, राजा को फांसी की सजा हुई। याद रखिएगा इस बात को, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनेंगे। नेक्स्ट जो है आपको टेले नाम एक प्रकार का भूमि कर था और तिथे एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। ये आपको फ्रांस के कर व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, आपको यहाँ पे कर जो था आपको 3 वर्ग थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम वर्ग में आपको चर्च आता था, बता दे रहे हैं। द्वितीय वर्ग में आपको सामंतवाद जमींदारी लोग आते थे। तृतीय वर्ग में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। तृतीय वर्ग में इंजीनियर, डॉक्टर, उसके बाद क्या कहते हैं आपको फिलोसफर मतलब दार्शनिक जो भी होंगे, वकील, ठीक, किसान, उसके बाद मजदूर, सभी प्रकार के लोग आ जाएंगे इसमें। बस प्रथम में चर्च के लोग, प्रथम स्टेट में चर्च के लोग, द्वितीय स्टेट में जमींदार के लोग, अब बाकी सब तृतीय स्टेट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिए। तो थर्ड स्टेट में कौन कौन आता है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो राजा थे आपको कर लेते थे थर्ड स्टेट के वाले लोगों से, प्रथम स्टेट वाले लोग भी कर लेते थे सेकेंड और थर्ड वाले से, और सेकेंड वाला भी कर लेता था थर्ड वाले से। इस प्रकार से थर्ड ग्रुप वाला लोग जो था, थर्ड स्टेट वाला लोग जो था वो अत्यधिक शोषित था। ठीक है, तो टेले और आपको तिथे एक प्रकार का आपको भूमि और धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। ये 3 गो स्टेट जो बताए हैं कौन किस में आता है उसको आप लोग याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति में सर्वाधिक योगदान जो था आपको वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 3 विचारक थे, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। लोगों को भड़काने का मतलब लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करने की मांग करने थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात कर रहे थे। रूसो का किताब है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। वाल्टेयर क्या था, चर्च का विरोधी था। इसकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। हाँ, रूसो जो थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों की सहमति से राजा की उत्पत्ति की बात करते थे कल्पना के रूप में, और इसीलिए कहते थे कि प्रजातंत्र जो है आपको सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति नहीं है। सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति वो है जो जहाँ सब लोग आजाद है, खुद से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सभी शासन में आपको प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए रूसो जो थे प्रजातंत्र के समर्थक थे। 100 सूओं की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वाल्टियर का है। इसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की, लेट्स ऑन इंग्लिश वाल्टियर की रचना है। बस आप लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का नाम याद रखिएगा। लेट्स ऑन इंग्लिश वाल्टियर की याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेट्स ऑन इंग्लिश वाल्टियर की पुस्तक है, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसकी रचना मॉन्टेस्क्यू द्वारा की गई थी, जिसमें आपको शक्ति के विभाजन की बात की गई थी। इसके द्वारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग आपको मतलब अलग अलग है, उनकी शक्तियों का पृथक्करण की बात की गई है।
ठीक है। तो आपको द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू ने ही सर्वप्रथम शक्तियों की पृथक्करण की बात की थी। उनकी पुस्तक का नाम है उनकी पुस्तक की नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग की बात की गई थी। भारत में तीनों का संतुलन है, शक्तियों का संतुलन है, न कि शक्तियों का पृथक्करण भारत में अपनाया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसमें मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। मध्यम वर्ग माने वकील, दार्शनिक, ठीक, उसके बाद इंजीनियर, उसके बाद फिलोसफर, ये सब लोग आ जाएंगे। तो मध्यम वर्ग जो होते हैं थर्ड ग्रुप में ही आते हैं लोग। तो फ्रांस की क्रांति का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ नारा समानता था। जैसे आप लोग को पता है कि फ्रांस में 3 वर्ग थे, तीनों वर्ग में असमानता था, तो इसको बांटने का काम इसमें किया गया था क्रांति के दौरान। इसीलिए सबसे पहले बात की गई कि ये स्टेट को आप हटाइए और सभी में क्या किए, समानता कीजिए। 3 स्टेट नहीं रहेंगे, एक ही ग्रुप रहेगा। ठीक, जिसके मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता और बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। मतलब तीनों क्रांति के नारा थे। सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व क्रांति के नारा थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट, जैसे आप लोगों को बताया है, अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग, जैसे जमींदार लोग आ जाएंगे, जबकि तृतीय स्टेट में 90% जनता थी। ये लाइन आपके लिए मोस्ट विव्याई होगा, जिसमें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। ठीक है, जिसे सभी प्रकार कर देने पड़ते थे। किनको? तो तृतीय स्टेट वाले लोग को। बताए हैं पहले हम वीडियो में, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर, सभी लोग इसमें आते थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि थर्ड स्टेट में कौन आते हैं, या वकील किस स्टेट में आते हैं। तो आप लोग को ये वकील बड़ा आदमी है। ठीक है, बड़ा आदमी है मतलब फर्स्ट सेकंड स्टेट में, गलती मार के आ जाइएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, इसकी भी आवश्यकता आपको नहीं है यहाँ पे। ठीक, स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी, इसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे भारत में संसद है, उसी तरह से फ्रांस में उस समय स्टेट जनरल था, जिसमें आम लोग नहीं मतलब कुछ गिने चुने लोग मीटिंग में सम्मिलित होते थे, राज दरबार लगता था। ठीक है, तो उसके अधिवेशन शुरू हुई। आपको कुछ छूट देने के लिए, मतलब मीटिंग करने के लिए एक सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, इसकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देना है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। दशमलव प्रणाली, जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, कोई 1 किलो कहते हैं, तो ये कहाँ के दिन है? तो ये फ्रांस के ही दिन है, याद रखिएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हंटर को कहा जाता है, इसकी भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। नेपोलियन का जन्म 1769 15 अगस्त मतलब भारत की स्वतंत्रता के दिन, मतलब 15 अगस्त 1769 ईस्वी को गांधी जी का जन्म 1869 को हुआ था। 1 साल पहले चलिए यहाँ पे आपको नेपोलियन का जन्म हुआ है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजाजियो में हुआ था। यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है, रफली याद कर सकते हैं कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, आपको बता दिए, याद रहेगा। 15 अगस्त 1789 ईस्वी को। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त किया था, ये बात आप लोग याद रख सकते हैं कि नेपोलियन की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, तो ब्रिटेन में हुई थी। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। जब नेपोलियन आपको राजा बनने के कारण पते हैं, शक्ति के सोर्स पद पे बैठे हुए थे, तो उस समय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि इटली जो था पड़ोसी राज था, वहाँ पे सेना भेज के उस पर आक्रमण किया, और वहाँ पे ऑस्ट्रिया जो था यूरोप में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र था, इसके प्रमुख के पद को समाप्त किया। ऑस्ट्रेलिया वाले थे, इटली में अपना प्रभुत्व जमा किए हुए थे। नेपोलियन गया तो वहाँ पे इटली को इससे मुक्त किया ऑस्ट्रिया से, और ऑस्ट्रिया के प्रमुख को पद समाप्त कर दिया। ठीक, ऑस्ट्रिया जो है प्रमुख कर्ता धर्ता बनेगा यूरोप में, इस समय प्रमुख शक्ति थी ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1789 में हुआ, इसकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत 1789 ईस्वी में हुआ, कोई आवश्यकता नहीं है। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कांसल बना, और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कांसल बना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन गद्दी पर कब बैठा फ्रांस के, तो आप 1789 आराम से इजली मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन राजा कब बना
फ्रांस का सम्राट कब बना, सभी प्रकार के मतलब लोकतंत्र को समाप्त करके राजा कब बन बैठा, तो 1804 ईस्वी में। इसी समय नेपोलियन ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। मोस्ट VBI है, ठीक। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, 1804 में। मोस्ट VBI, नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। मतलब जहाँ फायदा होगा वहाँ आएगा, जहाँ फायदा होगा वहाँ नहीं आएगा। कहने का मतलब है बनियों का देश है, ठीक है, व्यापार करता है। नेपोलियन के पत्नी जोजेफाइन की तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। इसकी भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। ट्रफल का युद्ध 11 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ये बात याद रखिएगा कि ट्रफल का युद्ध किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में 1805 ईस्वी में। डेट की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। नेपोलियन कोड बनाया था, जैसे आपको बताया नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन कोड कहा गया। नेपोलियन कोड क्या है, कानून है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए थे, लोगों को छूट भी दी गए थे, अधिकार भी दिया गया था, अधिकार छीना भी गया था। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेस्लन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। कोई आवश्यकता आपको नहीं है यहाँ पे। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया। उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः सम्राट का राजा बन गया। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे याद रखना है कि नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था। तो नेपोलियन की आपको युद्ध है लिपजिंग नामक स्थान पे यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर हराया था, जिसमें ऑस्ट्रिया प्रमुख नेतृत्व करता था। वहां से भी भाग आए। किस टापू पर बंदी बनाया गया था, एल्बा के टापू पर, ठीक है। और जैसे एल्बा से पेरिस गए नेपोलियन, वैसे ही गांधी जी आपको सदाकत जैसे नेपोलियन एल्बा से आपको पेरिस गए, ठीक है, वैसे ही आपको गांधी जी साबरमती आश्रम से कहाँ गए, तो दांडी गए, ठीक है। ये बात कौन कहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस कहे हैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो इस बात को यहाँ से लिंक करके याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरूल के युद्ध में, कहने का मतलब है वाटरूल का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। मस्ट में भी है, जहाँ पे नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और आपको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई, ठीक, याद रखिएगा। तो आपको वाटरूल का युद्ध नेपोलियन की पराजय ही हुई और नेपोलियन को बंदी बना लिया गया, 1815 में हुआ था, ठीक है। और सेंट हेलेना द्वीप पर उसे भेज दिया गया, जहाँ पे 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण। देखिए रूस पर जो भी आक्रमण किए हैं उनकी पराजय हुई है, एक जापान को छोड़ के, ठीक है। जैसे हिटलर दोनों बार आक्रमण किए, रूस पे हार गए, ठीक। उसके साथ साथ नेपोलियन भी रूस पे आक्रमण किए, हार गए, ठीक। चलिए, तो नेपोलियन के पतन के कारण उसका रूस पर आक्रमण था, क्योंकि रूस छोटा देश नहीं ना है, बहुत बड़ा कंट्री है, उस पर आधिपत्य करना ही कठिन है। इंग्लैंड के वाणिज्य में व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। कहना क्या था कि नेपोलियन जो था पूरा यूरोप को एक साथ जोड़ने के लिए कह रहा था कि यहाँ पे क्या हो कि एक समान कर व्यवस्था हो, यहाँ पे आवागमन पे कोई रोक टोक नहीं हो। जैसे उदारीकरण आजकल के युग है, वैश्वीकरण, वैसे ही बात आपको नेपोलियन के द्वारा किया जा रहा था इंग्लैंड के व्यापार को कम करने के लिए, ठीक। उसके लिए उन्होंने फ्रांस को, इटली को जीत के आपको यहाँ पे क्या क्या एकीकरण भी करने का प्रयास किया, ठीक, और जर्मनी को भी। इसीलिए जर्मनी और इटली के एकीकरण का अग्रदूत मतलब शुरुआत किसका माना जाता है, नेपोलियन के द्वारा ही माना जाता है। बाद में वहाँ के जो नेता थे उन्होंने इसका एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोस्ट लाइन वियना कॉन्फ्रेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1815 में ईस्वी में
वाटरलू के युद्ध के बाद में हुआ था, जहाँ पे नेपोलियन को हरा दिया गया था। इसके बाद वियना कॉन्फ्रेंस के बाद यूरोप के अनेकों देश यहाँ पे एकत्रित हुए और यूरोप में क्या हुए, पुराना जो नेपोलियन के पहले वाला व्यवस्था था उसको लाए। ठीक, समझ में आया। वियना कांग्रेस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग दोस्त, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण जो है आपको, इटली का एकीकरण 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे, इसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, इटली के एकीकरण का जनक जैसिप मैसेंजी को माना जाता है। ये मोस्ट लाइन है, अभी भी याद रखिएगा कि इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैसेंजी को माना जाता है। मैसेंजी आपको महत्वपूर्ण लीडर हुए वहाँ का। मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था, इसकी कोई आवश्यकता आपको है नहीं। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है आजकल, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। जैसे जानते हैं आप लोग, ऑस्ट्रिया इस समय मतलब 1800 के आसपास 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र हुआ करता था और ये आपको पुराना व्यवस्था बनाए रखना चाहता था और विभिन्न देशों को तोड़ कर रखता था ताकि उसका शासन चले। इसीलिए इटली को एक नहीं होने देना चाहता था ऑस्ट्रिया। ठीक, तो सबसे बड़ा बाधक होगा ऑस्ट्रिया। उसी तरह जर्मनी के एकीकरण में भी सबसे बड़ा बाधक होगा ऑस्ट्रिया। फ्रांस के मतलब नेपोलियन के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा होगा ऑस्ट्रिया। इस तरह से चलिए, इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमेंट राज्य ने अगुवाई की थी, मतलब प्रमुख राज्य जो था सार्डिनिया पिडमेंट था। कोई आपको आवश्यकता नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, कोई गरज नहीं है। काउंट काबूर जो है आपको सार्डिनिया पिडमेंट के प्रधानमंत्री हैं, इसका भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है, मस्ट में भी यही है। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मैजिनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इस लाइन को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोस्ट भी जो लाइन है वो है, यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो जोसेफ मैसेंजी था। मोस्ट भी है, यंग इटली के संस्थापक कौन था, जोसेफ मैसेंजी था। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन बनाया, ये भी याद रखिएगा। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने बनाया था, गैरीबाल्डी। जैसे भारत में खान अब्दुल गफर खान के द्वारा लाल कुर्ती नामक आपको क्रांतिकारी दल बनाया गया था। कारनूर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिवर्टी था, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। विक्टर एमेनुअल सार्डिया का शासक था, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इटली के एकीकरण का शुरुआत लोबार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुआ, इसकी भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सिंपल एग्जाम देते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी एग्जाम के एग्जेक्टिव के लिए जितना हम बता रहे हैं उतना ही आवश्यकता है, बाकी सब फालतू चीजें हैं। इटली राज्य का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। इटली राष्ट्र का जन्म 1860 ईस्वी को माना जाता है, इसकी भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बना दिया गया। हाँ, एक क्वेश्चन पूछेगा कि इटली में सबसे बाद में कौन राज्य मिलाया गया था, तो आपको रोम मिलाया गया था। उसी को बाद में राजधानी भी बनाया गया था। यहाँ पे चर्च का शासन हुआ था, करता था। तो इटली की राजधानी कौन है, तो रोम है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नौइकों के हाथों में दे दी जाए, यह कथन जोसेफ मैजनी कहे थे। ये लाइन याद रखिएगा। इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने किया, मतलब इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका कौन निभाया, काउंट काबूर ने निभाया। इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन, आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक, तो जो आपको जितना बताएं उतना आप लोग याद रखिएगा, उतना ही आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है, बाकी सब फालतू बातें हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, मोस्ट भी आई है। इसीलिए आपको भारत का बिस्मार्क आपको किनको कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत का एकीकरण किया था, याद रखिएगा। ठीक, बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ये लाइन को कोई गरज नहीं है। गुप्त संधि का जनक भी आपको बिस्मार्क को ही माना जाता है। गुप्त मतलब चुपचाप संधि कर लेता था। ठीक, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा था। ये बात आप लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, फर्स्ट लाइन जरूर याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। ठीक, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 18 फरवरी 1871 को पहनाया गया। मतलब जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में कब 18 फरवरी 1871 को पहनाया गया। 1871 में 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 1871
उभरा पूरा विश्व में 1871 ईस्वी में, इसका एकीकरण फाइनल हो गया। बस इतना आप लोग को याद रखना है। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था, क्योंकि फ्रांस ही जो था वो इटली पर अटैक करके इटली को अपने मतलब राज्य में कुछ पार्ट को मिला, इटली नहीं जर्मनी को पर अटैक करके जर्मनी के कुछ क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इसीलिए इसको डर था बिस्मार्क को कि फ्रांस ये संधि नहीं होने देगा, मतलब इटली का जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। इसीलिए फ्रांस से बचने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, इटली इस सब से आपको छोटे मोटे संधि किया और बाद में मतलब कुछ राज्य अपना देकर कुछ लेकर संधि करके फ्रांस को आपको एक अलग कर थलग कर दिया। अब फ्रांस से जब कुछ राज्यों को छीन लेने के बाद में अपने राज्य में मिला लिया जर्मनी में, तब संधि के दौरान ऑस्ट्रिया और इटली को कुछ क्षेत्र दिए थे, उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। ठीक, इस तरह से जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, फाइनल हुआ। ज़्यादा डिटेल में आप लोग को जानना नहीं है दोस्तों, केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व इतिहास पूछे जाते हैं आपको यूपीएससी मेंस के GS1 में, तो वहाँ तक तो हम नहीं अनुमान लगाते कि लुसेंट पढ़ने वाले विद्यार्थी वहाँ तक जाएंगे, और वहाँ तक जो पढ़ते होंगे वो अपना विश्व इतिहास अलग से मेंस व्यू से पढ़ना होता है। NCERT पढ़िए या कुछ टीचर पढ़ाते हैं, फॉलो कीजिए उनको, अच्छे टीचर हैं उन लोग। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस था, इतना बता दिए। जैसे इटली के एकीकरण का जन्मदाता बोनापार्ट था, उसी तरह जर्मनी के एकीकरण का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट ही हुआ। ठीक, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था, वह फ्रैंकफर्ट में होती थी, इसकी भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य का पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व रहा। जैसे 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया, उसके पहले नेपोलियन का कब्जा हो गया था जर्मनी पर, और बाद में क्या हुआ, फिर से पुरानी व्यवस्था लाई गई और जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया वियना कॉन्फ्रेंस के बाद में। तो 1850 तक शासन रहा। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक था। मेटरनिक जो था आपको 1815 में जो संधि हुआ था उसका नेतृत्व कर रहा था, याद रखिए कर रहा था। ठीक, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राख के बोम और लॉर्सन इत्यादि दार्शनिक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 में किया गया था, इसकी भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, विलियम प्रथम के शासनकाल में पार्सा के रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक थे, इसकी भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना, मोस्ट इसकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, 18 बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी को बेडनबर्ग में हुआ था, इसकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था, कोई आवश्यकता नहीं है। सेरेवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, इसकी भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, जो आवश्यकता है उसको हम आपको बता दिए। ठीक, 23 अगस्त 1866 के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया, इसकी भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध 1870 में हुआ। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर दिया, कोई आवश्यकता नहीं है। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में कराया, कोई आवश्यकता नहीं है। राजा बने थे जर्मनी के एकीकरण के बाद में, तो कोई आपको आवश्यकता नहीं है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 को फ्रांस और फ्रांसा के बीच में हुई थी, कोई आवश्यकता नहीं है। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका, ठीक है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, बिस्मार्क का नाम याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण 1871 में हुआ था, किस राज्य के नेतृत्व में, पर्सा के नेतृत्व में। बस यहाँ से हमको लग रहा है कि इतना ही क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण से बनेंगे। ठीक, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जो बनने वाले थे आपको बता दिए। फ्रांस की क्रांति से अधिक क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद रूस की क्रांति से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।